संविधान दिवस पे सिर्फ हम बातें करना ही जरूरी है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना भी जरूरी है? कितनी ऐसी आज के समय पे सोशल एक्टिविटीज है, कितने ऐसे एडवोकेट है, एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट है, तो डॉक्टर्स हैं और कई ऐसे फील्ड हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शायद उनकी बातों को भी पहुंचाना और क्या उस संविधान के दायरे में जो आज संविधान बनाया गया था, जो बाबा साहब ने जिसकी परिकल्पना की थी, उस संविधान सभा में जितने मेंबर थे, क्या उस संविधान के हिसाब से काम हो रहा है? आज इसी विषय पे आज हम बात करने के लिए आज हमारे साथ में है महाराष्ट्र के जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं और कई ऐसे हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जो इस विषय पे अपने बात रखेंगे। तो आज मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे साथ हैं नेहा शिंदे, अंशु शर्मा जी डायरेक्टर है यूएल बिजनेस स्कूल। हमारे साथ एडवोकेट दिलीप वालन साहब हैं जो हाईकोर्ट में एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट। स्नेहा जी हैं जो बीजेपी और महिला मोर्चा के लिए और बहुत सारे महिलाओं के जो संगठन है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उस पर काम कर रही हैं। हमारे साथ है डॉक्टर माधव गौई साहब जो का एजुकेशन में एक बड़ा उनका रोल रहा है, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है। आज हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर माधव गौई साहब, आपका स्वागत है। सीनियर एडवोकेट राजेश्वर पंचाल साहब, आप हाईकोर्ट में आपका एक लंबा प्रैक्टिस रहा है, कई ऐसे मामले में भी आपने पैरवी की है, उस पर आपका भी एक्सपीरियंस आज आप शेयर करेंगे। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे रिटायर्ड आईजी आईपीएस किशोर जाधव जी कुछ ही देर में। आइए हम शुरुआत करते हैं। अंशु शर्मा जी, आपका द पब्लिक न्यूज 24 में स्वागत है। आप ये बताइए, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और इस संविधान दिवस पे क्योंकि आप एजुकेशन से रिलेटेड है, आपका इसमें क्या बोलना है? क्या संविधान के हिसाब से क्या एजुकेशन मिल रही है या आने वाले समय पे इस पे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है? डेफिनेटली बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आज हमारा संविधान दिवस है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है जो हमारा इंडिया का है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात होती है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि एजुकेशन को लेके क्या इसमें पॉलिसीज हैं या किस तरीके संविधान दिए हुए हैं, तो एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया है जो 34 इयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 हमारे कंट्री में आया है, आई थिंक वो एक लैंडमार्क डिसीजन है अपने कंट्री के लिए, जहां पे एजुकेशन को वैसे तो इंडिया ने हमेशा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंस दी थी, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से राइट टू एजुकेशन जो है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और ये जो एक मूव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके, इससे हमारी जो इंडिया की एजुकेशन है वो आज जो विश्व पटल है, जो ग्लोबल लेवल है, वहां पर कहीं हम उसको मैच करते हैं। और क्योंकि हमारी एजुकेशन के जो रूट्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, तो दोनों का जो मिक्स एंड मैच है, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है प्लस उसको हम मॉडर्नाइजेशन फॉर्म में जो दिया है, आई थिंक इट इज द बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी दैट एनी कंट्री इज गोइंग टू हैव। सेकेंडली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जहां बात करें तो उसमें 5+3+4 का जो एक सिस्टम दिया है, जहां पे एक हर फेज ऑफ एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, वो प्राइमरी एजुकेशन है या मिडिल एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है। तो एक 3 साल का बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है पढ़ाई करने के लिए, जो 5 साल तक का वो प्राइमरी एजुकेशन अपना सिक्योर करता है, फिर अगले 3 साल में वो प्री प्राइमरी 5 साल तक प्री प्राइमरी लेता है और अगले 3 साल में वो प्राइमरी एजुकेशन सिक्योर करता है। उसके नेक्स्ट 3 साल में वो मिडिल एजुकेशन गेन करता है, जहां पर वो 6 to 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई लेता है, और सेकेंडरी एजुकेशन के 9th to 12th स्टैंडर्ड तक वो बच्चा अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करता है। तो ये तो हो गया हमारा जो स्कूलिंग है उसकी बात, जहां पे अगेन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे जैसे आंगनवाड़ी हुए, जो हम अगर हम रूरल इंडिया में जाएं तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए हुए स्कूल्स हैं, उसमें आंगनवाड़ी सबसे प्रचलित तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, जहाँ पे ना सिर्फ उनको सब्जेक्टिव नॉलेज दी जाती है बल्कि उसमें उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वो भी कवर किया जाता है। और सेम डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आपको ऐसा लगता है, मैं आपको रोकूंगा बीच में, क्या आपको लगता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई तो शायद कहीं हम लेट हो गए, या जो अंग्रेजों ने बनाया था उस पॉलिसी की वजह से सिर्फ हम एक
जो स्किल्ड मैन पावर नहीं बना रहे थे, आपको लगता है कि अब स्किल्ड मैन पावर भी आएंगे फ्यूचर में? बिल्कुल, स्किल्ड मैन पावर डेफिनेटली आएगा ही। और जो आपने पूछा कि लेट हो गए, तो हाँ, मुझे लगता है हम लेट हो गए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ये लिबरल एजुकेशन का सिस्टम तब नहीं था। अगर मैं साइंस लिया है तो मैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम में जा सकती हूँ, अगर मैंने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में जा सकती हूँ। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से अभी जो हम लिबरल एजुकेशन जब बोलते हैं, तो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी एग्जिट एंड एंट्री अवेलेबल है। मीनिंग कि जो एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा है जिसने आर्ट्स लिया है, वो हायर एजुकेशन में साइंस के सब्जेक्ट्स भी साथ में पढ़ सकता है, या एक जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। प्लस इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का जो प्रावधान रखा गया है, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक प्रावधान है, जहां पे एक तो क्रेडिट बेस्ड रेटिंग हो जाएगा। अभी तक जो हम मार्क्स के साथ में हमारा जो इवेल्युएशन हुआ करता था, तो वो क्रेडिट बेस्ड हो जाएगा, तो विच विल बी यूनिफॉर्म इन ऑल द यूनिवर्सिटीज, ऑल द कॉलेजेस। तो वहां पे कोई भी स्टूडेंट अगर एक कॉलेज से बाहर जाके एग्जिट करके दूसरे कॉलेज में एंट्री लेना चाहता है, तो वो एक इजी उसका प्रोसेस हो जाएगा, जो अभी तक नहीं था। और जहां पे आप बात कर रहे हैं क्या स्किल्ड मैन पावर आएगी, डेफिनेटली। जिस तरीके से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स पे एम्फोसिस किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है, आई वुड अगेन से। क्योंकि 6th क्लास से ही लेके बच्चा जो है वो ओपन हो जाएगा, उसको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलने लगेगा। जो हम अभी तक बात करते थे कि देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट्स, तो ये फुलफिलमेंट इस प्रावधान की वजह से होगा, जहां पे एक जो बच्चा है वो स्टार्टिंग से ही उसको इंडस्ट्री में क्या होता है, किस तरीके से काम करना है, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब तक वो अपना 6th से लेकर अपना 12th पास करने के बाद अपना हायर एजुकेशन करेगा, तो ही विल बी इक्विप्ड विद, इसको बोलते हैं हम होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब जो चौतरफा जो बच्चों का डेवलपमेंट होगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुझे लगता है इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता आज की डेट में। So it is really great decision from government of India। सब्जेक्ट दिया जाता है, या मोरल स्टडीज करके सब्जेक्ट दिया जाता है, या एनवायरमेंट स्टडीज है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी हैं और उनकी पढ़ाई भी होती है। मेरा सवाल सब्जेक्ट्स नहीं है, मेरा सवाल था जो टीचर है, वही मैं बात कर रही हूँ, उनको प्रैक्टिकल क्या, हाँ प्रैक्टिकल में क्या सिखाते हैं क्या? एग्जैक्टली तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट्स में सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि वो सब्जेक्ट्स हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में नहीं आते हैं। जब हम काउंट करते हैं कोई भी इवैल्यूएशन का, तो हम काउंट करेंगे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, या ये जो अपने 5 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। तो जो मोरल एजुकेशन या ये वैल्यू एजुकेशन जो है, इनको इट शुड नॉट बी ओनली क्लासरूम टीचिंग। मेरे हिसाब से इनको जैसे मैं अपने कॉलेज में जो स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ कि हम लोग उनको लेके सोसाइटी के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वहां पे जाते हैं, चाहे हम वृद्धाश्रम में जाएं या हम जो नवी मुंबई के जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ मिलके काम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। तो इससे क्या है, वो बच्चों के अंदर वो फीलिंग्स डेवलप होती हैं कि आज के टाइम में भी हम कितना भी डेवलप हो गए हैं, कितना भी हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का जो तबका है, जो सेगमेंट है, जो आज भी कहीं पेन में जी रहा है, तो वो पेन हम बुक्स में नहीं दिखा सकते। उसके लिए जो हम लोग को उनको मेरे तरीके से उनको सोसाइटी में या प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना बहुत बहुत जरूरी है। और पेडागॉजी बहुत चेंज हुई है और अभी धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, और जब तक वो ग्रास रूट तक नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा चैलेंज है, बट
डेफिनेटली वी विल ओवरकम दिस। तो आज हमारे साथ हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एडवोकेट राजेश सर पंचाल जी हैं। राजेश पंचाल जी, आपसे एक सवाल है। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि सिर्फ हम एक दिन के लिए बात करते हैं लेकिन साल भर साथ हम भूल जाते हैं? आपके साथ में ऐसे कितने केसेस आते होंगे? तो क्या संविधान की जितनी भी हमारे जो मूलभूत है या फिर जो उसके तरीके से कई लोग उसके ऊपर सवाल उठाते हैं, आपको क्या लगता है? ये आपकी बात से मैं पूरा सहमति रखता हूँ। और ये बहुत ही पूर्ण बात है कि हम हमारे देश में सिर्फ इसी दिन को या फिर 26 जनवरी को हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं, लेकिन सही मायने में क्या हमने न्याय उस समाज के लास्ट कोने में रहने वाले तक पहुंचाया है? तो इसका जो आंसर है वो टोटल नेगेटिव आंसर है। और इस सिलसिले में तो ऐसा क्यों है? यस, तो मुझे यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्पीच दिया था आज ही के दिन, मतलब जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्टेंस दिया गया, उन्होंने कहा था कि आज हम एक दोहरे समाज में, एक पैराडॉक्सियल समाज में आज हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सभी को एक पॉलिटिकली तो हमने इक्वालिटी का दर्जा दिया है, पर पर्सन वन वोट का अधिकार हमने दिया है, लेकिन क्या हम सोशो एंड इकोनॉमिकली इक्वालिटी दे सकेंगे? और बाबा साहब ने कहा था कि ये जितना जल्द हो सके उतना जल्द करना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये एक दिन यही लोग जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे वही लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को नकार देंगे। तो ये बड़े दुर्दैव की बात है कि आज 70-72 साल होने के बावजूद भी आज हमने, बाबा साहब ने उस टाइम जो कहा था सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक न्याय, हमने आज तक लागू नहीं किया। और इसे कहने में मुझे कुछ दोहरा ही नहीं है, मतलब ये एक फैक्ट है। और एज अ लॉयर ऑफ द हाई कोर्ट मैंने ऐसे कई किस्से देखे, ऐसे कई केसेस लड़े हैं कि आपको मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ। एक 2018 में मेरे पास में ऐसी एक केस आई, एक सांगली से किस्सा हुआ, जहां पर एक किसी बुजुर्ग को मारकर फेंक दिया गया। उसके दो बच्चे, दो लड़कियां, एक छोटा सा लड़का है, उसके 80 साल के माताजी पिताजी, उसकी वाइफ, और उनकी शादी पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। तो हमने हाई कोर्ट में 226 के तहत एक पिटीशन लगवा दी। उस पिटीशन में हमने वो सारे ऑफिसर्स के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए, और उस मामले में उसके एफआईआर हो और उसके कानून के तहत कार्रवाई हो, ऐसा हमने पिटीशन लगाया। उसमें हाई कोर्ट ने सीरियसली नोट लिया, उसमें नोटिसेस निकाले। नोटिसेस निकालने के बाद में भी जो है पुलिस अथॉरिटीज ने रिप्लाई नहीं किया, दे हैव नॉट टेकन एनीथिंग सीरियसली। तो हाई कोर्ट ने जुर्माना तक लगाया। अब जुर्माना लगाने के बाद में तो कम से कम वो लोग आना चाहिए हाई कोर्ट के सामने, लेकिन बैड लक, ये अनफॉर्चुनेट बोलिए, लॉकडाउन का समय चालू हो गया। तो उसके बाद में वो केस आज तक ऐसा ही हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो कॉमन आदमी, जो किसी की जो राइट टू लाइफ का हम बात करते हैं, उसका लाइफ ले लिया जाता है, लेकिन उसको न्याय का एक्सेस नहीं है। ही हैज नो एक्सेस टू जस्टिस। ये एकदम डरावना सच है हमारे समाज का। तो हम चाहे कितना भी संविधान दे बनाए, हम चाहे कितना भी प्रजासत्ताक दिन बनाए, लेकिन जब तक समाज में रहने वाले, कोने में रहने वाले आदमी को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, तब तक सही मायने में हमने हमारे कल्चर में, हमारे हमारे खून में हमने संविधान का कल्चर हमने नहीं पिरोया है। ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो मेरा सवाल यही था कि आखिर हम इतने सालों के बाद भी हम यदि न्याय नहीं दिला पा रहे, और ये जो दुख की बात है कि कई ऐसे केसेस जो पेंडिंग है, कितने ऐसे इनोसेंट है जो आज जेलों में है, कितने ऐसे केसेस जो सालों साल तक पड़े रहते हैं। तो क्या एक आम आदमी और एक पैसे वाला आदमी, इनके बीच में डिफरेंस हो गया एक अमीर और गरीब में, कि क्योंकि न्याय तो सबके लिए सेम है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल एक न्यायिक व्यवस्था पे भी उठती है हर बार। आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल उठते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा? यस, देखिए इसमें भी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमने लगभग 2-3 साल पहले एक केस चलाई थी हाई कोर्ट में। एक एक गोपाल शेट्टी नामक एक व्यक्ति था, जिन्हें 7 साल के लिए एक बलात्कार के जुर्म में अंदर डाल के रखा था। और उसके बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए कहा कि पुलिस ने इनको फंसाया है। जो करने वाला था उसका नाम गोपी था, लेकिन इनका नाम गोपाल था। तो पुलिस, हाई कोर्ट ने लिखा है जजमेंट में कि पुलिस ने जो है गोपाल को गोपी बनाकर अंदर डाल दिया है। तो वो बेचारा छूटने के बाद में देखा है कि उसका परिवार पूरा बिखर गया, उसका पिताजी का देहांत हो गया। फिर वो अपने आजाद मैदान पर जाकर वो धरने में बैठा। फिर वो पेपर में हमने किस्सा पढ़ा उसका, तो हम जाके उसको मिले, हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई
कि इन्हें नुकसान भरपाई देना जाना चाहिए। वो हमारा केस हाईकोर्ट में चला, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ उसमें हमें नुकसान भरपाई नहीं मिला। तो ये सच्चाई है, यानी कि सिस्टम अगर आपके साथ में इस तरह का व्यवहार करता है तो हमारे सिस्टम में उस जो गलत तरीके से उसे लाइफ के जो 7 साल लिए गए हैं उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए भी सिस्टम के पास में आज हमारे कुछ प्रोविजन ही नहीं है। इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा था, नेशनल लॉ कमीशन को कहा था कि ऐसे न जाने कितने देश में केसेस है जो 10 साल 20 साल 15 साल जेल में सड़ने के बाद में उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, तो उनके साथ में जो होता है उन्हें नुकसान भरपाई कौन देगा? तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि नेशनल लॉ कमीशन ने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, और उसके बाद में नेशनल लॉ कमीशन ने रिपोर्ट भी दी है सरकार को कि हमारे कानून व्यवस्था में इस तरह का एक कानून बनना चाहिए कि जो इस तरह से किसी का अगर गलत तरीके से आप उसका इम्प्रिजनमेंट करते हो तो उसे छूटने के बाद में उसको एज अ मैटर ऑफ राइट उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसे न जाने कितने सारे केसेस है कि जो ऑन दी अदर हैंड, जैसा आपने कहा कि अगर रिच आदमी है तो उसे तो न्याय तुरंत मिल जाता है। और आपको मैं 1983 का किस्सा सुनाऊंगा, जो 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और एक केस में एक व्यक्ति को 14 साल तक जेल में रखा गया था। बिहार की घटना है, उसका नाम रुडाल शाह, और उसे 14 साल में जेल में रखने के बाद में उस आदमी ने एक पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को। उस पत्र को पिटीशन ट्रीट किया गया, और पुलिस को, जेलर को कहा गया कि आप रिपोर्ट सादर कीजिए। तो जेलर ने अपने आप को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट सादर की कि ये पगला आदमी है, ये मैड है, इसके लिए हमने इसको बाहर नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया, कहा कि आप इसमें तहकीकात कीजिए और रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तब सही सच्चाई सामने आती है कि इन्होंने उसको गलत तरीके से अंदर रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में उसको 30,000 रुपये का नुकसान भरपाई दिया था। अभी दूसरा किस्सा उसी साल का आता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से एक भीम सिंह नामक एक एमएलए, उनको एक दिन के लिए इलीगल तरीके से उनको जेल में रखा जाता है। तो उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना देती है। तो आप देखिए, 2 एग्जाम्पल हमारे सामने है। एक केस में कोई गरीब आदमी 14 साल जेल में है, उसको मिलता है सिर्फ 30,000 रुपया। ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा आदमी जिसका पॉलिटिकली कनेक्शन अच्छा है, सेलिब्रिटी है, पैसे वाला है, उसको एक दिन के लिए 50,000 मिलता है। तो ये हमारे समाज की एक सूरत है जो हम नकार नहीं सकते। अब मैं इसी बात पे हमारे साथ आज एडवोकेट दिलीप बालन साहब हैं, वो भी हाई कोर्ट एडवोकेट है और हाई कोर्ट में है, और एक सीनियर लॉयर है। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे पास जस्टिस नहीं मिल रहे हैं, और संविधान के हिसाब से ऐसा कहाँ लिखा हुआ था कि हमको एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के लिए जो न्यायिक है वो सबके लिए सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल पे आज अलग क्यों है? आखिर ऐसे मामले क्यों आते हैं इतने सालों के बाद भी? आपको लगता है कि अब इस पे शायद कुछ सोचने की और चर्चा करने की जरूरत है? मैं सबसे पहले जो अपने जो पैनलिस्ट है उनको ये संविधान दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इस चैनल के माध्यम से एक ये संविधान दिन जो है उसको लेके ये जो इशू आपने लिया है ये बहुत अच्छा इशू है। अभी आपने बताया कि so many under trials are languishing in jail many years. Correct. They are not receiving any legal aid because of their poorness, their poverty. They cannot access to the justice because our system is as such. That system is not bad. इसके लिए अभी कानून में लीगल एड का प्रोविजन किया है। लीगल एड के जो एडवोकेट्स हैं, पैनल एडवोकेट्स हैं, वो जेल में जाके जो अंडर ट्रायल्स है उनका वकील पत्र लेकर कोर्ट में डिफेंड कर सकते हैं। सो मैनी केसेस है। अभी बिहार से केस आया है, उन्होंने बताया कि अपने यहाँ कॉम्पेंसेशन का सिस्टम नहीं है। अगर कॉम्पेंसेशन आदमी को मिल जाता है कि गलत तरीके से उसका अरेस्ट किया गया है, गलत तरीके से उसको जेल में रखा गया है सालों साल, और उसका एक्विटल हो जाता है। He has been deprived of his liberty. He has been deprived from his family. All such accesses. इसके लिए उसका कानून में उसका ये प्रोविजन कॉम्पेंसेशन का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा अपना ऐसा इसमें जो संविधान है, संविधान का प्रेम्बल है, प्रेम्बल में है शुरू में कभी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist
secular democratic republic and to secure justice, social, economic and political. यानी preamble में शुरू से जो जस्टिस की बात की गई है, हमको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। अगर हम सोशल जस्टिस की बात देखते हैं तो जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया है फ्रॉम आर्टिकल 14 to 34 तक, तो उसमें अगर देखेंगे जो लोग सामाजिक पिछड़े, जो लोग सोशली बैकवर्ड है, सिंस थाउजेंड्स ऑफ, उनके लिए बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 15 पहले आर्टिकल 15 1 2 3 थे। यानी कोई भी आदमी उसको आप डिनाई पब्लिक रेस्टोरेंट में जाए, कोई वेल पर जाए, यानी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में जाए, रोड पर जाए, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक नौकरियों का सवाल था, जहां तक स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन का सवाल था, वहां पर ये जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो इसके लिए जो पहला अमेंडमेंट किया बाबा साहब ने 1956 में, 1951 में, तो रिजर्वेशन किया जो आर्टिकल 15(4), इसके ऊपर पिक्चर भी एक बना था। 15(4) के हिसाब से जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके लिए ये स्कूल एडमिशंस, कॉलेज एडमिशंस, जो भी स्टेट एडेड हो, अनएडेड हो, उसके लिए प्रावधान कर दिया। और उसके बाद में जो 15(5) है और 15(6) है, 15(5) में फिर उन्होंने जो सर्विस के लिए भी उनको रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया। और अभी जो मोदी साहब की सरकार आई है, जिन्होंने अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, उनके लिए भी 10% का रिजर्वेशन रख दिया है। और उसके मुताबिक जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16(4) इज रिगार्ड्स टू द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 16(5) इज प्रमोशन उनको देना चाहिए। ये सब बातें जो है वो जो सोशल जस्टिस जो मिलना चाहिए उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। और उसके बाद में आफ्टर आर्टिकल 15 and 16 there is a provision of article 17 which is most important, that is abolition of untouchability. By article 17 it has enumerated that the untouchability is abolished from the India and practice of untouchability is prohibited. और उसके में आपको तो मालूम सब यहाँ तो अनटचेबिलिटी जो अतिशूद्र थे वो अनटचेबल्स थे तब फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इसके लिए फिर आप देखते हैं कि 1952 में एक कानून बना जिसको सामाजिक न्याय का कानून कहते हैं। उसके बाद में फिर 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये कानून बना और ये इफेक्टिव कानून बन गया। एंड इट वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके हिसाब से जो नियम है, और जब कानून बना 1989 में, उसके जो रूल्स 1995 में फ्रेम हो गया कि उनको अगर एट्रोसिटी होती है तो कितना उनको प्रावधान मिलना चाहिए, कोई डेथ है, कोई हाउस बर्निंग है, रेप है, ये सब जो बातें हैं। और उसके बाद में जो आगे का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 18 इज पर्टेन्स टू एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन हर बार एक सवाल भी उठता है कि इसका मिसयूज भी होता है। तो जब हम बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो क्या ऐसे संवैधानिक दृष्टि से जो मिसयूज करने के ऊपर भी हमें ऐसे लॉ क्यों नहीं बनते जिसका मिसयूज करें, ताकि। और दूसरा सवाल ये है कि जो संवैधानिक जो हमारे कानून है उससे लोगों को डर क्यों लगता है? यदि डर लगता तो इतने सारे केसेस क्यों होते हैं? अब ऐसा है कि आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखिए, अगर आप क्राइम रेशियो देखेंगे, क्राइम रेशियो अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, तो ये जो एट्रोसिटी के केसेस है 3% कन्विक्शन है, नॉट मोर देन 3%, अप टू 3% ही कन्विक्शन है। तो ज्यादा कन्विक्शन क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज अ थ्रेटनिंग टू द विटनेसेस कैनॉट रीच टू द कोर्ट टू गिविंग एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, ये सब बातें हैं। दूसरी बात है कि विटनेसेस को प्रलोभन दिए जाते हैं, ये सब बातें हैं। इसके लिए फिर बाद में क्या हुआ, 2015 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया जी। ये जो 1918 का जो कानून है उसमें कुछ सुधार लाने के लिए। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अपना जो दूसरा सेशन है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे और एजुकेशन से ही लेते हैं एक ब्रेक।
आज हमारे साथ में डॉक्टर माधव गवाई साहब हैं। माधव साहब, आपका एजुकेशन में एक लंबा अनुभव रहा है। आपको क्या लगता है आज के संविधान दिवस जो मनाते हैं, क्या एक सिर्फ एक दिन की होनी चाहिए या इसको हम डेली यूजेस पे और अपने जो आने वाले जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भी इसके ऊपर हमें तैयारी और उनको एक का शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। आपको कहीं लगता है कि इस पे हम कहीं वीक हो रहे हैं या कहीं हमें उस एजुकेशन या उस संविधान पे जो एक दिन बात करते हैं, ये शायद हम डेली नहीं कर पाते? इसके कारण क्या है? क्यों नहीं हो पाता है? जय भारत, जय भीम, जय संविधान। अभी भी मैडम ने जो बताया ना कि जो नई शिक्षा प्रणाली, ये नई शिक्षा प्रणाली अभी आपने जो सवाल किया है उस सवाल के बारे में जी। मैं पहले बात करता हूँ, फिर उसके बाद में ये आता हूँ। तो देखो, पहला कमीशन था कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन ऑफ एजुकेशन, और 1964 में आया था। 10+2+3 पैटर्न था। कोई भी बच्चा अपने 10वीं तक आता था, 10वीं के बाद उसको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या प्री यूनिवर्सिटी कोर्स हुआ करता था उस समय। जो पीयूसी में जाता था वो पीयूसी पास होने के बाद सीधा फर्स्ट ईयर में चल जाता था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर उसका फाइनल हो जाता था। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई शिक्षा प्रणाली, ये टू हैव और टू हैव नॉट के लिए है। तो गरीब बच्चों के लिए नई पॉलिसी नहीं है कुछ। ये जो जब आप करेंगे ना, बात करेंगे, ये जो नया प्रणाली आई है, जो नया शिक्षा प्रणाली है, ये गरीब बच्चों के लिए नहीं है। जिनके पास कुछ है, ग्रास रूट के लिए कुछ नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि गाँव में जो बच्चे हैं, बच्चे 10वीं का बच्चा भी खेत में काम करके स्कूल में पढ़ाई करता है। और जो एथिक्स है, टीचर्स के एथिक्स, तो टीचर भी काम करता है, पेमेंट भी नहीं मिलती है टीचर को। तो नए शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या नया है कि जो शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति, शिक्षक के प्रति, ये इनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के प्रति अच्छा है। मतलब मैनेजमेंट पैसा कमा सकते हैं, बच्चे ऐसे रह सकते हैं। आपने फिलहाल में देखा होगा कि जो बच्चों की SC/ST बच्चों की जो स्कॉलरशिप्स है, वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट वापस लेती है। 105 करोड़ का जो पैसा था वो भी गवर्नमेंट ने रिटर्न लिया। तो खर्चा नहीं होता है, वो खर्चे करने की आदत नहीं होती है, उनका एटीट्यूड नहीं होता है खर्चा करने के लिए, इसलिए वो रिटर्न चली जाती है। भले टीचर्स, प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट ये मिलजुल कर काम करते हैं और ये संविधान दिवस मनाते हैं, तो ये संविधान दिवस हर दिन, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर, हर राज्यों में हर दिन क्यों नहीं मनाया जाए? हर दिन मनाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 26 जनवरी को, मेरे सोसाइटी की बात कहता हूँ, 26 जनवरी को हमने संविधान को एक्सेप्ट किया है। लेकिन मेरी सोसाइटी में, बहुत बड़ी सोसाइटी है, सोसाइटी में उस दिन सत्यनारायण की पूजा रखते हैं। मैंने उनको बोला, अरे संविधान दिन के बारे में मुझे बताओ, मैं तो शायद शब्द कहूंगा, लेकिन वो नहीं करते। सत्यनारायण की पूजा का क्या वैल्यू है वहाँ? क्या योगदान है सत्यनारायण का उस दिन? कोई वैल्यू नहीं है ना सर। मतलब ये एथिक्स है एजुकेशन के। अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिली, बच्चा वही संविधान के दिन के लिए, संविधान 26 जनवरी को यही करते रहे, सत्यनारायण की पूजा करते रहे, सब देव देवता की पूजा करते रहे, तो संविधान जीवन मनाने में कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि अपने 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 लिए मान सकते हो अपना धर्म, अपना रिलीजन, अपनी जात, अपने सब मान सकते हो, संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन ये दिन, आज के दिन, संविधान के दिन, अगर कोई ऐसा गलत काम करता है या गलत रास्ते पे चलते हैं, तो हम बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? बच्चों को कैसे प्रेरित हम करेंगे? बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? ये करना गलत है, ये करना उचित है। तो संविधान दिवस मनाने के लिए एक कोई दिवस की जरूरत नहीं। जैसे हम हमारे यहाँ विदर्भ में पोला सन होता है, बैलों को उस दिन बहुत सजाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं, बैल अपने काम पे लगते हैं। वैसा दिन नहीं होना चाहिए सर। संविधान हर दिन, हर मन, हर पल अपने सबके भारतीयों के मन में होना चाहिए और उसके प्रति आदर और बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज भी क्या आपको लगता है जो एक वर्ग है जो सवाल उठाते हैं, हमारे जो आज की जो आजादी के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था हुई, जिस तरीके से संविधान का पालन जो करना चाहिए था, जिस तरीके से आज के समय पे लोग अपने जात के ऊपर भी आज हम अलग-अलग हो चुके हैं। कहीं लगता है कि ये संविधान बनाने के पीछे कारण था कि लोगों को जातियों में बाँट दिया जाए या फिर टैलेंट, अमीर, गरीब, बच्चे, एजुकेशन, किस फील्ड में आपको लगता है कि हम संवैधानिक दृष्टि से आज हम सक्षम हैं? तो मैं अंशुल जी आपसे बात करूँगा कि क्या हम आज़ादी के बाद जो एजुकेशन पैटर्न जो पहले से चला आ रहा था, जिसको अंग्रेजों ने चेंज किया था अपने हिसाब से, उस पे चेंजेस क्यों नहीं हुए? आपको लगता है कि क्या चेंजेस हुए थे या उस पे कुछ चेंजेस क्यों नहीं हुए? क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण है या फिर हमने चेंज करने की सोचा ही नहीं? अभी क्या? हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
तो यहाँ पे संवैधानिक तौर पे अगर बात करें तो शायद जो जितना वाइड या जितना ओपन इंडिया का संविधान है उतना मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री का होगा। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम जो भी हैं, चाहे हम पढ़ाने वाले हैं, शिक्षाविद हुए या जो पेरेंट्स भी हैं इवन, तो हम लोग हमेशा ये बात करेंगे हमारे राइट्स क्या हैं। वी नेवर टॉक अबाउट व्हाट आर आवर ड्यूटीज। तो यहाँ पे जो मेरा थॉट है कि हमें कर्तव्य अधिकार दोनों पैरेलली साथ साथ जब हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, तभी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका पालन परिपूर्ण तरीके उनका जो जी जी, मेरा सवाल था कि जब पार्ट है जी। डॉक्टर माधव जी आपके बात से जो नई एजुकेशन पॉलिसी में उनको बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं, आप उनका जवाब देंगे? आप बिल्कुल, देखो मैं बोलूंगी कि मुझे एक खामी नजर नहीं आती है इसमें, अगर गरीबों हम के लिए नहीं। उसको बिल्कुल बिल्कुल परिपूर्ण है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे। हम अगर ब्लेम गेम खेलने पर आएंगे तो हम कोई भी इंसान 100% नहीं होता या कोई भी चीज 100% नहीं होती है, लेकिन हमें उसका हमेशा पॉजिटिव साइड देखना चाहिए या उसको हम अगर इंप्लीमेंट करके क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो आज की जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उससे बेटर कुछ इंडिया में नहीं हो सकता। अगर हम देखिए, हम हमेशा से अच्छे रहे हैं और आज भी अच्छे हैं, लेकिन जब हम फाइट करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे जाके, आप देखिए एक शाहरुख खान का एक इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ मेरा एक टेड टॉक के ड्यूरेशन में। तो उनकी एक मूवी आई थी जीरो नाम से, शायद जीरो ही थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे एक सीन दिखाना था नासा का, उन लोगों को एक सीन दिखाना था। तो वो नासा का जो सेंटर है वहां पे पहुंचे और उन्होंने शूट करना स्टार्ट किया। तो जब वो शूट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वहां पे 70% जो लोग थे वो इंडियन थे उस जो रूम में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने जाके रिक्वेस्ट किया उनको कि प्लीज हमें ये सीन में कुछ गोरे स्किन वाली लोग चाहिए, तो आप इनको रिप्लेस करिए। तो हमारी जो ब्रेन है वो इतना स्ट्रांग हमेशा से रहा है और आज भी है। आप देखिए कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको हमारे जो इंडियन यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग हेड कर रहे हैं। आप सुंदर पिचाई को देखिए, सत्य नाडेला को देखिए, इंदिरा न्यूई को देखिए, मतलब, और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, इसमें कोई जेंडर बायसनेस भी नहीं है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारे सब कुछ दिया हुआ है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव है, राइट टू स्पीच है, राइट टू लिव विद फ्रीडम है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी हटा दें तो ये तो हम सबको मालूम है कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए या हमें ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम बड़े आराम से बोल देते हैं कि सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। सिस्टम में कहाँ है? सिस्टम को चला कौन रहा है? चलाने वाले तो हम ही लोग हैं ना। अगर आज कोई भी क्रिमिनल है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो सपोर्ट देने वाला कौन है? जो हमारा सिस्टम है, जो महकमा है, जो अथॉरिटीज है, वही है ना। और उनमें जो लोग बैठे हैं, हम बोलते हैं कि सिस्टम करप्टेड है, पैसा लेने वाले ही तो काम कर रहे हैं सारे। अगर वो लेना बंद, कोई लेना बंद कर देंगे तो कौन देगा? अच्छा, किसको अच्छा लगता है कि मैं अपनी मेरा काम जो एक पर्टिकुलर तरीके से होना चाहिए मैं उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूं? लेकिन देखिए, एक होता है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बोलते कुछ हैं और जब एक्चुअली करने का टाइम आता है करते कुछ हैं। हम अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें इंडिया में, आंगनवाड़ी की बात मैंने स्टार्टिंग में उठाई थी। बहुत मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आंगनवाड़ी के 70 टू 80% जो स्कूल्स हैं, उनका जो भी राशन पानी या जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, वो जो आंगनबाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं ना, जो उनकी अथॉरिटीज होते हैं, वो उन्हीं के घर में यूज होता है। तो इसमें हम गवर्नमेंट को कैसे दोष दे सकते हैं? गवर्नमेंट तो अपना फंड्स भी दे रही है, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस भी आपको सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप ही उसको करप्शन में उसको सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली आवर राइट कि हम हर चीज में हमारा अधिकार ढूंढें, हमें अपना कर्तव्य भी निष्ठापूर्वक करना चाहिए। ये मेरा कहना है। जी, अब मैं एडवोकेट दिलीप जी कुछ बोलना चाहते हैं और मैं डॉक्टर माधव जी आपसे एक बात बोलूं कि आखिर आपको क्यों लगता है कि ये गरीबों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, मैं तो पहले मैडम से बात हुई, ये बात से बहुत सहमत नहीं हूँ, सॉरी टू से दैट। लेकिन क्या होता है कि पहले बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर वो चलाने वाले अगर नालायक हो तो संविधान की कोई कीमत नहीं होती। जो सुविधा आ रही है गवर्नमेंट से सुविधा आ रही है, जो करने वाले कौन है? मैडम ने अभी बताया कि साइंटिफिक एटीट्यूड कहाँ है,
वो जो हिस्ट्री की बात बता रही थी, कौन आया था, कैसे आया था, ये तो सब गलत बातें, काल्पनिक बातें। अरे आप टीचर हो, टीचर ने एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड अगर नहीं बताया तो बच्चे ऐसे कैसे करेंगे आगे? वही करते रहेंगे कि हमने इतिहास में क्या किया था, इतिहास में कैसा किया था। जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास बना नहीं पाते सर। और मुझे लगता है कि जो जो शिक्षा प्रणाली मैंने पढ़ी है 2020 जो नई शिक्षा प्रणाली, उसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, खाली गरीबों के बच्चों के लिए एक आइसक्रीम दिखाने जैसी बात है। बस इतना मैं कहता हूँ। चलिए मैं जब हमारा सर मैं एक बात प्लीज, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं सिर्फ एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। हम अब मेरे को लगता है कि जो आज का टाइम है, इंटरनेट हर कोने में, हर नुक्कड़ में है। अब वो बच्चा जो टिकटॉक डाल रहा है बना के, उसको क्या ये आइडिया नहीं है कि मैं इस रिसोर्स को पढ़ाई के लिए भी, अपने स्किल डेवलप करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ? तो मेरा एक ये थॉट है कि जब मैं कर्तव्य की बात कर रही हूँ, तो एज अ सीनियर जनरेशन हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम उनको राइट डायरेक्शन दिखाएं। हम आज के टाइम पे कोई भी जनता को गरीबी और अमीरी में ना बांटें तो बेहतर है, क्योंकि आज एक जो गरीब, जिसको हम सो कॉल्ड गरीब बोलते हैं, अगर कोई गरीब भी है तो उसके पास भी वो सारी सहूलियतें अवेलेबल हैं जो एक किसी भी पर्सन के पास हो सकती हैं। और अगर हम फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात करें तो हर पॉलिसी, देखिए हम स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें वहां पे मिड डे मील अवेलेबल होता है, उनको बुक्स अवेलेबल कराई जाती हैं, उनको फ्री यूनिफॉर्म होती है, बेसिक एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो स्किल डेवलपमेंट जो सिस्टम्स हैं या जो उनकी जो हमारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें देखिए आधे से ज्यादा सीट्स जो सिर्फ पेपर पे भरी जाती हैं। अब ये चीज अगर हम करेंगे, और उसमें ज्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उन्हीं का सपोर्ट रहता है करने का, तो इम्प्लीमेंटेशन, मेरा जो थॉट है वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। अदरवाइज किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन को लेके या जो हमारी पॉलिसीज हैं उसको लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उसको थॉरो रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ए से लेके जेड तक हर चीज को कवर किया गया है, बट खाली मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो मेरा एक सबमिशन। सिन्हा जी आपका स्वागत है में। आपको मैं लेट में बुलाया। आप एक महिलाओं के लिए काम करती हैं, तो इस जो पूरा महिलाओं का जो काम है और इस पे जो आपका जो सोशल एक्टिविटीज करती हैं और आज का जो संविधान है, इस पे आपका क्या बोलना है, आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम तो मंच पे उपस्थित सब पैनलिस्ट और शुक्ला जी आपको और सब भारत के नागरिकों को आज 72वीं संविधान दिन की सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं। सच में आज का दिन तो सब जगह में मनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो महत्व है वो किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं है, किसी एक वर्ग से जुड़ा नहीं है, वो हर एक भारत के नागरिक से जुड़ा है। ये अगर हम या हर एक वो बंदा जो आज पढ़ लिख के आगे बढ़ चुका है, जो महिलाएं घर प्रपंच के अंदर ही बैठी थी, आज वो खुद प्लेटफॉर्म पे आके हम जैसे बात कर रही है। हमारी बहुत सारी महिला भगिनी हर एक कॉर्पोरेट क्षेत्र हो या हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो बहुत आगे बढ़ गई है वो संविधान दिन को भूल गई है। ये कहने में भी मुझे थोड़ा दुख हो जाता है। मैं महिला आर्थिक विकास महामंडल के अंतर्गत जो बचत गट के महिलाओं के साथ काम करती हूँ, तो बचत गट माने अल्पसंख्यक या दारिद्र्य रेखा के अंदर के लोग, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए हमें एक संगठन करना होता है, उनको आर्थिक क्षेत्र में आगे लेके जाने का जो काम है वो हम लोग करते हैं। फिर उनके उस माध्यम से उनके उद्योग के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो मैंने देखा है कि हमारे हर एक स्लम एरिया में संविधान दिन मनाया गया है। गर्व की बात है, जिनको और आगे बढ़ना है, जिनको आगे बढ़ने की दिशा नहीं दिख रही, लेकिन उनको संविधान पे पूरा विश्वास है, वो उस दिन का महत्व बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज ही मैंने मेरी सोसाइटी में अच्छी पॉश सोसाइटी में आज मैंने संविधान दिन रास्ते में मनाया, और मुझे गर्व है, अभिमान है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की मैं मुंबई उपाध्यक्ष हूँ, और 2015 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव दिन ये भारत में हर जगह में सेलिब्रेट होना चाहिए, इसका जो आग्रह किया है, उसी हिसाब से अब तो संविधान रैली निकलती है हर जगह। नहीं तो होता क्या था, संविधान दिन ये बुद्ध विहार में होते थे। एक विशिष्ट समाज जो बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी है, वही संविधान दिन को मानते थे। तो क्या संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सिर्फ
अनुसूचित जाति जमाती के लोगों के लिए ही बनाया था? नहीं, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर महिला, हर पुरुष के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने समानता, आर्थिक सक्षमता, ज्ञान, न्याय और धर्म, आचार विचार सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। राजकीय हो, शैक्षणिक अधिकार हो, न्यायिक अधिकार हो, हर अधिकार के लिए उन्होंने ये संविधान बनाया था। तो आज के दिन में कभी-कभी दिल में दुख होता है कि बहुत लोग भूल गए हैं, उनको पता नहीं वो भूल गए या भूलने का नाटक करते हैं, लेकिन वो अगर संविधान का आदर नहीं करना चाहते तो मैं ये उनको ये प्लेटफॉर्म के द्वारा पूछूंगी, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? क्या उनको भारतीय नागरिक बनने की है इसका अभिमान, स्वाभिमान नहीं है? हम जिस संविधान से चल रहे हैं उसका कम से कम हमको एक दिन, आपने तो बराबर बोला कि संविधान दिन एक दिन के लिए सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, वो तो संविधान बुक में नहीं होना चाहिए, वो दिमाग में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। और उसको चलाने के लिए देखो, संविधान के हर एक रूल आगे नहीं जा रहे हैं, उसका एक कारण है राजकारण, दूसरा कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण संविधान में बहुत अच्छे सभी के लिए प्रावधान है, लेकिन वो प्रावधान जो चलाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजकारण और भ्रष्टाचार, ये दोनों के वजह से संविधान को पूरी तरीके से जो अपने आखिरी छोर पे खड़ा हुआ जो अपना भारतीय नागरिक है उस तक नहीं पहुंच रहा है। ये दुर्भाग्य से कहा जाता है। अब जब मैं महिलाओं के बारे में बात करती हूँ तो हम लोग महिलाओं को यही चीज कि आपके हक क्या है, नहीं तो हमारे ऐसे समस्या आगे आती थी कि महिलाओं का एक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि किसी महिला का 15 साल के बाद उसके पति गुजर गए। गुजर जाने के बाद घर वालों ने उसकी एक बेटी थी, उसको बेटी के साथ मैके निकल जा, उसको उसके अधिकार पता नहीं थे और उसको 15 साल ये नहीं पता था कि उसके राशन कार्ड में उसका नाम ही नहीं था, उसके किसी भी अधिकार में वो नहीं आ रही थी और घर वालों ने उसे बाजू में हटा दिया। तो ऐसे जब चीजें सामने आई तो महिलाओं को उनके न्याय हक मालूम होना बहुत जरूरी है कि मैं बोल भी सकती हूँ, मुझे मेरे अधिकार मांगने भी आने चाहिए, पहले मुझे मेरे अधिकार पता तो होने चाहिए। तो इस हिसाब का तो हम लोग बचत गट के माध्यम से हर एक ट्रेनिंग्स में उनको काउंसलिंग करना, उनको उनके हक, अधिकार और किस तरीके से उनको ये सब बताया जाए, उससे वो जागरूक हो जाए, ये सब बताना। लेकिन अब मैं थोड़ा मैडम ने आंगनवाड़ी के बारे में बोला, बोला तो मैं उसके वजह से भी बोलूंगी क्योंकि जब महिला से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है उससे बच्चे के एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। अब महिला कहती है मैडम मेरे बच्चे आंगनवाड़ी में तो पढ़ गया लेकिन आगे के एडमिशन के लिए मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि बीएमसी के स्कूलों की जो मात्रा हो रही है, उसका जो स्तर हो रहा है, उसके प्रति राजनीति के लोग उसके पास क्यों नहीं ज्यादा ध्यान दे रहे? क्योंकि शिक्षण व्यवस्था में जो भी प्रावधान संविधान के तौर में मिल रहा है कि आपको ये मुफ्त मिलेगा, वो मुफ्त मिलेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है उसको भी तो एक माँ समझ सकेगी कि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले तो वो आगे जाए। जब फ्री एजुकेशन के लिए वो बच्चा शायद कितने महीनों तक तो उसका बुक भी नहीं खोल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब जो जिन माओं ने अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में डाला था वो माया अभी हमें पूछ रही है मैडम आगे मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े लेकिन वहां पे डोनेशन के सिवा एडमिशन नहीं हो रही है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि हर एक मराठी माध्यम के स्कूलों को बंद किया जा रहा है और वहां पे इंटरनेशनल स्कूल्स बन रहे हैं। चलो तरक्की करना, आगे बढ़ना, ये तो हमारी निशानी है और आगे बढ़ना ही चाहिए, तो मानवता की निशानी। लेकिन उसके साथ फिर ये जो पीछे पड़े हैं उनको किस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे, ये कर्तव्य कौन निभाएगा?
अधिकार की बात कर रहे हैं तो बच्चों को या लोगों को आज भी अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। ऐसे कई लोग हैं और जिनको यदि मान लीजिए कोई रास्ते में चल रहा है, यदि किसी ने कोई पुलिस है, चाहे कोई कांस्टेबल है, किसी ने अपना पासपोर्ट या आपका लाइसेंस मांग दिया, उनके क्या अधिकार, एक छोटी-छोटी चीज जो अधिकार होनी चाहिए, ये आज भी इतने सालों के बाद ये अपने उनको अधिकार पता क्यों नहीं? ये बच्चों क्यों पता नहीं? एक संवैधानिक अधिकार में एजुकेशन एक प्रायोरिटी है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार क्या-क्या, वो छोटी-छोटी ये छोटी एजुकेशन जो है, ये जो एक हर एक नागरिक के लिए जरूरत है, ये लोगों के पास, ये लोगों को पता क्यों नहीं है? आपसे सवाल ये है। धन्यवाद शुक्ला जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। हमें देखिए ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज की रियलिटी क्या थी इतिहास में। कि हमारा इतिहास हमें ये दिखाता है कि हमने इस तरह का धर्म का निर्माण किया, उसमें वर्ण का निर्माण किया और उस वर्ण में हमने ऐसे प्रावधान बना दिए जिसके तहत हमारे समाज के एक बड़े तबके को हमने एजुकेशन यानी कि शिक्षा को अधिकार नहीं दिया। और ये सिलसिला चला हमारा, जब तक हमारा संविधान ना बना तब तक यही सिलसिला चलता रहा। अगर हम संविधान आने के पहले की अगर देखते हैं तो जिन्हें हमने शूद्र कहा है, जिन्हें हमने अति शूद्र कहा है, इवन स्त्रियों को, सभी स्त्रियों को हमने शूद्र माना है, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। तो मान लीजिए ये सालों साल, ये हजारों साल तक चलता आ रहा समाज की हमारी रियलिटी थी। तो संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद में आज 70 साल हो गए, तो जिन्होंने हजारों साल तक किताबों को स्पर्श नहीं किया हो, तो 70 साल में बेसिक शिक्षा का हम बात करते हैं, अधिकार तो उसके बाद की बात आती है। आज देखिए हमारे इंडिया में 70 साल में हमने बेसिक शिक्षा कितनी परसेंटेज हमने फुलफिल कर लिए? क्या हमने आज हमारा इंडिया 100% साक्षर है? आंसर इसका निगेटिव है। हम बेसिक शिक्षा को ही हम अपने पूरे जनमानस तक नहीं पहुंचा सके। तो अधिकार की बात तो ये तो लीगल एजुकेशन है। आपको मैं ये बात बता दूं कि पढ़ा लिखा आदमी जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में पीएचडी किया हो या मास्टर किया हो, उसको भी अपने अधिकारों के बारे में मालूमात रहना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये लीगल फील्ड अधिकारों की ये तो एकदम डिफरेंट ये है। अब रही बात हमारे संविधान की, देखिए संविधान तो सबको फ्री में शिक्षा देने का बात करता है, लेकिन तो फिर होता क्यों नहीं है? मेरा सवाल वही था। यस, तो लेकिन ये जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनकी मंशा भी तो होनी चाहिए। 2009 में हमारे संसद में एक कानून बना जिसको हम राइट ऑफ फ्री एजुकेशन एक्ट कहते, आरटी एक्ट कहते। उस एक्ट के तहत हर राज्यों को उस कानून को लागू करने के अधिकार दिए गए। हर राज्यों ने उस कानून को लागू करने के लिए अपने अपने राज्य में नियम बनवाए। 2016 में मेरे पास में ऐसा एक किस्सा आया, एक पुणे से एक एसटी समाज के, आदिवासी समाज की एक लड़की को उस आरटी के तहत एडमिशन मिलने के बाद भी, उसको लॉटरी में उसका नंबर आने के बाद भी वहां पर एक्चुअल में वो जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल है, उसको एडमिशन नहीं दे पा रही थी। तो वो जब वो केस मेरे पास में आया तो मैं उस केस को अध्ययन करते समय मुझे बात ये नजर में आई कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ऐसा कानून बना दिया कि जो अधिकार हमारे संसद ने दिया बच्चों को महाराष्ट्र के, वो अधिकार छीन के लेने का काम हमारे महाराष्ट्र राज्य ने किया। तो उस मामले में मैंने खुद एक जनहित याचिका दायर की थी मेरे नाम से, राजेश्वर पांचाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जनहित याचिका दायर की थी। और मैंने हाईकोर्ट में ये सवाल खड़ा किया कि आरटी एक्ट में जो डेफिनेशन है, जो डिसएडवांटेज क्लास जो ग्रुप है, उस डेफिनेशन को जो संसद ने डेफिनेशन दिया उसको कर्टेल करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतना छोटा बना दिया कि वो सिर्फ एससी और एसटी के बच्चों के हद तक सीमित रह गया। और जो इतर जो लोग महाराष्ट्र में है, जो ओबीसी है, एसबीसी है, एनटी है, डीएनटी है, जिन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैकवर्ड डिक्लेयर किया था, उन सारों को उस प्रावधान से निकाल दिया गया। तो हाईकोर्ट में ये 2018 में फैसला आया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है। तो महाराष्ट्र ने 17 मई 2018 को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लाकर ये पास किया है, कानून पास किया है। उसमें वो मेरे पीआईएल का जिक्र है, मेरे नाम का जिक्र है, उसके जो बैकवर्ड है वो चाहे कोई भी हो, एनटी हो, ओबीसी हो, एसबीसी हो, चाहे किसी भी नाम से उसका बैकवर्डनेस हो, तो उस बच्चों को उस आरटी एक्ट के तहत एजुकेशन मिलना उसका हक बन गया है, जो कि पहले नहीं था। तो यानी कि सरकार ने ये सरकार की मंशा क्या। अब देखिए प्रैक्टिकली हम बात करते हैं। मेरा सवाल यही है कि आज के दिन पे इसका सॉल्यूशन क्या है कि लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चले। एक संक्षिप्त बताइए मुझे। यस, देखिए, यस अंशुल जी ने एक बहुत बड़ी बात की। हमारे हमेशा हम अधिकारों की बात करते हैं, हम
हमारे कर्तव्यों की बात नहीं करते, तो मुझे एक कर्तव्य ऐसा याद है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि हमें अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो हम क्या ये बात करते हैं? देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू रिलीजन का भी अधिकार दिया है, लेकिन हमें राइट टू रिलीजन फॉलो करते समय ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का स्पिरिट या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को हम ये करते, तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा दे, ना कि अवैज्ञानिक बातों को उनके दिमाग में डाले। आज ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, साइंस का इस्तेमाल अवैज्ञानिक बातों का प्रचार करने के लिए होता है। ये इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये आजकल सब जगह नजर आता है। तो बेसिकली जब तक हम हमारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारे समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डालेंगे, तो कैसा बच्चों को हम एजुकेशन दे पाएंगे, कैसा हम उन्हें प्रेरित कर पाएंगे? बिकॉज शिक्षा का बेसिक तो वही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड यू शुड बी कंग्रेचुलेटेड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। आज तो ऐसा है कि क्वेश्चन पूछने वाले को न जाने किस किस नामों से ब्रांड किया जाता है, ये तो सभी को मालूम है। मतलब किस समाज में हम रहते हैं कि जो क्वेश्चन करेगा, हमारे समाज में एक परंपरा थी, चार्वाक परंपरा थी, उन्होंने तो भगवान को नकार दिया था, लेकिन उन्हें भी हमने आज ऋषि के तरह से देखते हैं। उन्होंने बोला था कि ईश्वर नहीं है, उन्होंने पूरा एक नास्तिक दर्शन दिया है हमारे समाज को। उन्हें भी हमने दर्शन करके हमारे हिंदू समाज का एक हमने ऋषि का दर्जा दिया है। लेकिन आज क्या है, आज अगर कोई तुम्हारे धर्म के ऊपर सवाल करेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्वेश्चन खड़ा करेगा, उसको तो आपने एकदम एंटी समाज का एक मतलब पता नहीं कौन कौन से नामों से ब्रांडेड किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आना होगा, और जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हमारा देश अमेरिका के वैसा आगे नहीं जाएगा। अभी देखिए, इन्होंने अंशुल जी ने ये भी एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका में जो नासा में जो लोग है 70%, वो वहां पर क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं? यानी कि हमारे समाज में महिलाओं को, कल्पना चावला को अमेरिका में क्यों जाना पड़ता है? उसे यहाँ उस तरह का फैसिलिटीज क्यों अवेलेबल नहीं होता है? क्यों लोगों को, पढ़े लिखे लोग, उनका जो टैलेंट है हमारे देश में इस्तेमाल नहीं होता है? ये कहाँ ना कहाँ हमारे समाज में सभी का कर्तव्य है कि हम जब तक इस बात को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम अपने सीने से नहीं लगाएंगे, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। लेकिन ये आज नजर नहीं आता है, और ये सबसे बड़ा रोड़ा है कि हमारे सामने आज देखिए, हमें एक इंसान विद डिग्निटी जीने के लिए क्या जरूरत है? क्या मुझे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जीने के लिए क्या मुझे धर्म की जरूरत है, क्या मुझे ईश्वर की जरूरत है? मेरा आंसर है सीधा सीधा नहीं है, मुझे सिर्फ रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। ऐसा समाज चाहिए जहां पे कानून का राज हो। उस कानून के राज में मैं बड़े आराम से, मेरा अधिकारों के साथ में मैं खुशी से जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। इसके लिए हमारा संविधान है। लेकिन आज देखिए, जैसा पहले बिगिनिंग में हमने कहा कि संविधान के ऊपर भी, संविधान को जलाने के भी कारनामे करने वाले लोग हमारे इंडिया में आज भी हम दिखाई देते हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जी, इसके सॉल्यूशन क्या है? आज हमें लोगों को अधिकार बताने, आज हर एक बच्चों को अपने अधिकार पता हो, हर एक नागरिक को पता हो। एज एजुकेशनिस्ट आपको क्या लगता है? तो देखिए, उसका जो हम बोलते हैं ना, इंक्लूजन, जो स्टडीज है या इंक्लूसिवनेस जितना हम बढ़ाएंगे, और वो सिर्फ पेपर्स में नहीं हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो, तभी उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। कि जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको मालूम है मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा मेरी टेबल पे सब कुछ आना चाहिए, बट क्या मैं उसके लिए उतनी अच्छी मेहनत भी कर रहा हूँ? आज हम कंपैरिजन करने के लिए बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं कि मेरे को इतनी कम सैलरी क्यों है, उसको ज्यादा क्यों है, लेकिन क्या हम उसके एफर्ट्स देखते हैं? क्या हम उसकी स्किल्स देखते हैं? तो हमारा जो एक एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं वन साइडेड होके रह गया है। जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी है या अमीरी है, तो मैं कुछ बच्चों के नाम आपको गिनाती हूँ। जैसे मान्या सिंह है, जो मिस इंडिया रही, अभी उसने लास्ट ईयर कंपटीशन विन किया था मिस इंडिया। उसके फादर क्या है? ऑटो रिक्शा ड्राइवर। प्रेरणा जय कुमार है, जो नेशनल टॉपर रही चार्टर्ड अकाउंटेंसी टेस्ट की, जो नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री बट उसका जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, इवैल्यूएशन है, वो वर्ल्ड का सेकंड डिफिकल्ट एग्जाम है सीए करना। वो बच्ची जिसके फादर ऑटो ड्राइवर हैं, एक वर्कर जो मनरेगा में काम करता है, उसका बेटा आईआईटी क्रैक करता है। तो ये एग्जाम्पल्स जो ऐसे हैं,
ये बच्चे कोई ये बहुत अलग से नहीं आते हैं, उनका जो फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत के ऊपर आता है। आनंद कुमार हैं जो अपना सुपर 30 वाले बैच के जो हैं, जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, आनंद कुमार ने, उसमें क्या है, उनसे जब बात हुई है तो सिर्फ एक ही चीज पे वो एम्फेसिस करते हैं या इंसिस्ट करते हैं, इट इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। हम प्रॉब्लम जो हमारे साथ है, जो हमारे समाज की है, जो कुरीति बोलूंगी मैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई दोष नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो भली भांति एक एक चीज को नाप तोल के लिखा है। अगर हम ना तो वहां पे कोई ये लिखा गया है कि एक पर्सन को ये मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं, वहां पे सभी को, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी भी है, जहाँ पे हर जो इंडिया का नागरिक है उसको समानता के साथ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जो भेदभाव की नीति है, ये तो हम ही लोग बन पाते हैं या हम ही लोग उसको बढ़ावा देते हैं। आज जैसा अभी एक मान्यवर ने बोला था कि एक गरीब का बच्चा है तो उसको हायर एजुकेशन में या उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगेन आई डिसएग्री हियर। हम वो स्कूल के ही प्रिंसिपल को अगर देखेंगे जो एक गवर्नमेंट स्कूल को चला रहे हैं, जब वहां पे अगर टीचर्स को रिक्रूट करने का टाइम आएगा, वो सारे अपने उन लोगों को लेकर आएंगे जिनके पास हो सकता है कागजी कार्रवाई में पूरी नॉलेज हो, कागजी उसमें उनको पूरी डिग्री प्राप्त हो, लेकिन उनकी स्किल नहीं है। तो यहाँ पे से है आप ये अधिकार जो हम लोग को है, जो महिलाओं का अधिकार है, ये लोगों तक पहुंचे कैसे? आज के दिन आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? पहले तो बात ये है कि अगर बच्चों को सिर्फ सिविल के माध्यम से, नागरिक शास्त्र के माध्यम से 2 पेज में जो संविधान के सब हम लोग पूरा संविधान सिखाते थे ना, वो सबसे गलत बात है। आज अभी एजुकेशन में ये बदलाव होना चाहिए कि संविधान एक टॉपिक होना चाहिए। बच्चे अगर बचपन से अगर ये संविधान को जानेंगे, हर एक अगर वो प्राइमरी के है कौन सा संविधान समझना चाहिए, अगर वो सेकेंडरी के तो उनको कौन सा संविधान समझना चाहिए, हायर एजुकेशन को कौन सा, तभी बच्चों को बचपन से अगर न्याय हो जाएगी तो वो बच्चा जिस माँ को पहले संविधान नहीं पता है, वो बच्चा अपनी माँ को भी संविधान बता सकेगा। या आगे की सोच है, अगर सोचते जाएंगे तो सच में आगे चल के ये इस संविधान के हक से अगर हर चीज चलेगी तो सभी को मूलभूत अपने अधिकार, न्याय, हक, समानता, ना वो सब चीज मिलेगी। अभी किस तरीके से संविधान, आपकी आवाज कट रही है और अभी हम लोग क्या करते हैं कि महिलाओं को कभी एडवोकेट लेके आए, उनको डोमेस्टिक वायलेंस के हिसाब में उनके हक दिखाए, कभी उनको बैंकिंग के हिसाब में आर्थिक व्यवस्था, उनको अगर कुछ कर्ज, गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज है वो उनको किस तरीके से मिलने चाहिए, उसके लिए क्या करना है, हम लोग कुछ ट्रेनिंग रखते हैं उनको, एजुकेशन के अधिकार के लिए उनको ट्रेनिंग रखते हैं। तो इस हिसाब से एक दिन में जाके हम संविधान सिखाए और सबके दिमाग में संविधान आए, ये नहीं होता है। सबको वो बोलते हैं ना टॉप 10 सबको संविधान पते होते हैं। हाँ, मुझे एट्रोसिटी कायदा पता है, मुझे एजुकेशन के ये फैसिलिटी मिलेंगे, मुझे हर चीज मुझे इक्वलता से मिलनी चाहिए, लेकिन संविधान का डर नहीं रहा है, क्योंकि संविधान चलाने वालों के तरीके बहुत गलत हो रहे हैं। इसके लिए लोगों के दिल में संविधान का डर नहीं है। नहीं तो फिर अगर किसी को एक केस में वो गुनहगार है, उसको फंसाया जाता है, तो उसको छुड़ाने वाले भी संविधान का बुक लेके आगे आके उसको छुड़ा के लेके जाते। तो इस तरीके से गुनाह करने वाले को भी पता है कि संविधान ने मुझे छूटने का भी अधिकार दिया है। तो क्या होता है, जैसे पहले बताया एडवोकेट जी ने कि गलत आदमी जो बेगुनाह है वो सजा काट के आ गया और गुनहगार आराम से छूट जाता है, उसको पता है मेरे पास पैसे है और मुझे बचाने वाले लोग हैं, तो वो भी तो कुछ संविधान के माध्यम से ही अपने गुल खिला रहे हैं। तो ये जो तरीका है, तो मैंने जो बोला, संविधान को तब तक नहीं सबके दिमाग में जाएगा, तब तक लोगों को अपना संविधान के ऊपर और गर्व नहीं महसूस होगा कि हाँ संविधान है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जब सब नागरिक के दिल में जब ये इच्छा आएगी, ये कब आएगी, जब ये भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि ना कोई देने वाला होगा ना कोई लेने वाला होगा, सबको विश्वास होगा संविधान के अधिकार में, मेरा ये अधिकार है तो मुझे इसके बदौलत मुझे न्याय मिलने वाले, ये जब विश्वास सबके दिल में जाएगा तब संविधान सबके दिमाग में भी जाएगा। आज बुक में है
और कुछ मैं बोले ना टॉप 10 संविधान के जो अधिकार है वो सबको पता है। वो किसी चर्चा में बात करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उसको खुद के लिए यूज करना होता है, पुलिस स्टेशन में अगर कोई आम आदमी जाके बोलता है कि ये मेरा अधिकार है, तो पुलिस उसका इतना आसानी से सुन के लेते नहीं है। संविधान हमने एक सामाजिक करार बनाया, हम सभी लोगों ने मिलकर के कि हमारे ये अधिकार होंगे, इससे हमने फंडामेंटल राइट कहा है। और हमने हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो हमें व्यवस्था चाहिए वो इस व्यवस्था हमने बनाई है। हमने उसके लिए लेजिस्लेचर बनाया है, एग्जीक्यूटिव को कुछ कर्तव्य दिए, तो हमने जुडिशियरी भी रखा है। तो ये हमारा सिस्टम है अभी बनाने वाले, इसीलिए हमारा संविधान का बिगिनिंग होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव डन इट, वी आर रिजॉल्विंग इट। ओके, तो हमने ये सब समाज का निर्माण किया है। तो अभी देखिए हमारे आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि सब कानून के सामने इक्वल हो गए, नो पर्सन शैल बी डिनाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका क्या, उसके बाद में क्या, इज देयर अ लॉ दैट समबडी इज डिनाइंग इक्वालिटी इज बीइंग पनिश्ड? तो आज हमारे संविधान में जो ऐसी बातें लिखी है, अगर उसका कोई पालन नहीं करता है तो उसे भी कानूनी तौर पर गुनाह माना जाएगा, उसे पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। ऐसा कानून का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमारे सरकार ने नहीं किया है। अब इसका राज में बताऊं आपको क्यों नहीं किया है। सरकार चाहे जो भी हो, किसी भी पक्ष की सरकार क्यों हो, लेकिन सरकार ऐसा कानून नहीं बनाएगी। और ऐसा कानून नहीं बनाने के पीछे आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज हमारे फंडामेंटल राइट है, ये हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ में इन्फोर्सिबल रहते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट को अगर कोई डिनाई करता है तो हमेशा गवर्नमेंट ही करता है, यानी कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटलिटी करती है, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। तो अगर वैसा कानून बनाएंगे कि कोई संविधान पे कोई आर्टिकल को अगर कोई डिनाई करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो उसको अगर हम कानूनी तौर पर अगर ऑफिस बना देंगे तो जाएगा जेल में कौन? वही लोग जाएंगे, यानी कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वही जेल में जाएंगे। तो ये सिलसिला है, ये प्रॉब्लम है। और यही बात हमें हमारे जो एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1993 है, उसके साथ में भी यही किया गया है। अब ह्यूमन राइट्स, कुछ ह्यूमन राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के तौर पर हमारे संविधान ने हमको दिए है, लेकिन नॉट ऑल ह्यूमन राइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर जो ह्यूमन राइट बचे हैं, जिन्हें इन्फोर्स करने के लिए जो कानून हमें चाहिए, वो कानून हमने बना दिया है। कानून के तहत आज कोर्ट हमने बनाने की बात की है, लेकिन आपको पता है महाराष्ट्र में किधर आपको ह्यूमन राइट कोर्ट दिखा है? नॉट एट ऑल। तो ये रियलिटी ये है कि ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, ये वायलेट कौन करता है? ये सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। यही तो मूल झगड़ा है, यही तो मैग्ना कार्टा का झगड़ा हुआ था। लोगों ने सरकार से, आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करना? इसका सोल्यूशन यही है कि आम जनता को अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होना, नंबर 1। नंबर 2, आम लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने अधिकारों को असर्ट करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे समाज में हमें ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट में आना मतलब एक मराठी में कहावत है, शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढ़ू नये, मतलब वन हु इज वाइज शुड नॉट अटेंड द कोर्ट। इस तरह से समाज में गलत तरीके से एक मैसेज दिया गया है। हालांकि तुम्हारे अधिकारों को अगर रक्षा करना है, उसको इन्फोर्स करना है, तो तुमको कोर्ट में ही आना पड़ेगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। हम कानून तो खुद हाथ में नहीं ले सकते। तो लोगों में ये कानून के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति, अपने आप के अधिकारों को असर्ट करने के लिए जो एक स्पिरिट चाहिए, उसे बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और ये तुम्हारे जैसे चैनल जो एक्टिविस्ट लोग हैं, इनका भी एक दायित्व बनता है समाज के प्रति कि उन्हें जागरूकता लाया जाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एडवोकेट दिलीप जी, आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है? लोगों में संवैधानिक डर क्यों नहीं है? लास्ट और संक्षेप में बताइए। दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है सर। आपका क्या सवाल है? संवैधानिक डर जो लोगों में होनी चाहिए और उनके जो अधिकार लोगों को पता नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये डर होनी चाहिए और लोगों को अपने अधिकार पता होना चाहिए। आपको तो अब ये सब मालूम है, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है जी, वो सब जगह बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो ये 10 साल में मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लगाया, अभी जो संविधान चलाने वाले लोग हैं, अपना जो संविधान है, इसका 3 दायरे में इसको बांटा गया है। लेजिस्लेचर है,
जुडिशियरिया है, ये दोनों के बीच में ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें से जो कुछ लोग हैं जिनका बैकग्राउंड जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको ही टिकटें दी जाती है, जो बड़े बड़े पक्ष है, और वो पार्लियामेंट में जाके या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वही लोग सब राज कर, उनको कोई डर नहीं रहता है, और उनको फिर कोई गृह मंत्री बन जाता है, कोई स्टेट में गृह मंत्री बनता है, उनके ऊपर इल्जाम रखते हैं, कोई यूनियन में गृह मंत्री बनता है, जैसे कि अभी किसान आंदोलन में देखा गया कि जो गृह राज्य मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने किसानों को कुचल कर मार डाला। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो मुद्दा है, उसके वजह से ये जो संविधान का जो डर है, जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको नहीं है, उसके वजह से जो उनके नीचे जो काम करते हैं, जो पॉलिटिकल वर्क में किसी को जो उनके दायरे में काम करते हैं, उसी के वजह से ये जो बातें हैं, संविधान का उनको डर नहीं है। इसलिए अपने देश में आज ये स्थिति है। तो डर नहीं, मेरा सवाल था कि डर कैसे पता करें, आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है, ये डर कैसे हो, क्या करना चाहिए? आवाज जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। अब मैं संविधान में संशोधन करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए कि जो क्रिमिनल्स है वो क्रिमिनल्स को टिकट मत, जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो जाती है और जिसमें कन्विक्शन 3 साल के ऊपर है, तो आप उनको टिकट ही मत दो। अच्छे लोग आ जाएंगे पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल अथॉरिटीज में अच्छे लोग आ जाएंगे। उसके वजह से लोग डर, उनको मालूम है अपना गॉड फादर ऊपर है, अपने को कोई करने वाला नहीं है, कुछ करो अपना, कुछ करो, आप भले कुछ भी करो। इसके लिए अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अपने को अमेंडमेंट करना चाहिए कि जो जब कोई भी इलेक्शन में कोई अगर कॉन्टेस्ट करता है तो उसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो देखकर उसको टिकट देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा अंशुल जी, आपसे अंतिम और लास्ट वाली पूछ रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, लोग डर कैसे बना हो। और आपको इससे पहले भी एक सच्चाई बताता हूँ, आज एक संविधान दिवस है। आज के समय पे यदि कोई जर्नलिस्ट, यदि किसी एक सरकार, यदि महाराष्ट्र में यदि किसी घोटाले का पर्दाफाश करता है तो बोलते हैं कि बीजेपी वाले हैं, यदि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई सवाल करता है तो बोलते हैं कि ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले हैं। तो कहीं न कहीं यदि आप सच्चाई दिखाते हैं या कुछ बात करते हैं, संवैधानिक दृष्टि से यदि हम किसी एक पक्ष का या किसी ड्रग्स का केस दिखाते हैं तो कहीं न कहीं धमकी मिलती है, अलग-अलग संवैधानिक अधिकार है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है आपको कि इसका सोल्यूशन क्या है? जब एक जर्नलिस्ट किसी चीज को खुलासा करता है या किसी चीज को बात करता है, लोगों को समाज का एक आईना दिखाता है, तो कहीं न कहीं उसको धमकी मिलती है। यदि कोई एक अच्छा एजुकेशनिस्ट यदि किसी अधिकार को लेकर अच्छा पढ़ाई कराता है तो बाकी के जो एजुकेशन माफिया है उनको धमकी मिलता है, चाहे वो न्यायपालिका में भी हो या राजनीतिकरण में। यदि कोई राजनीति में ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसको लोग वोट नहीं देंगे, तो अपराधीकरण हो रहा है। सोल्यूशन क्या है? बाबा साहब ने तो ये जो बनाया था संविधान, इसके लिए बनाया था, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाए थे। कहीं न कहीं इसके अधिकार और इसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा या एक नए भारत में जैसे एक नए एजुकेशन में हर एक पॉलिसी आ रही है, क्या लगता है कि संवैधानिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? जी, देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं बदलाव तो है। अगर हम बात करें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था बाबा साहेब ने, वो टाइम पे वो परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और उन्होंने बहुत कुछ जो आज भी वो रेलिवेंट है, वो संविधान जो है हमारा, लेकिन उसको कैसे हम बेटर कर सकते हैं, डेफिनेटली जैसा मिस्टर राजेश्वर ने कहा और मिस्टर दिलीप ने भी कहा कि उसमें संशोधन की जरूरत है। पहला तो वो, और आपका जो क्वेश्चन है कि उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो जागरूकता तो बहुत है आज की डेट में। जितनी अवेयर हमारे सिटीजन हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में कभी कोई टाइम ऐसा आया होगा कि जब हमारे सिटीजन्स अपने अधिकारों को लेके या अपने जो भी वो यूज कर सकते हैं उनको लेके जागरूक थे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोलिए या जिस भी माध्यम से बोलिए, लेकिन जागरूकता तो बहुत है। लेकिन
डर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब तक सजाएं मुकम्मल नहीं होंगी तब तक ये चीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है, राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो एक तो जो इसका सॉल्यूशन मुझे लगता है कि हमारे जो न्यायपालिका है उसमें कोई भी केस अगर जाता है, जैसा एडवोकेट राजेश्वर जी ने भी बोला कि अगर कोई कोर्ट में चला गया तो उसको गलत उससे देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वहां पे एक केस अगर गया तो उसको सालों लग जाते हैं। तो जो फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग जो अभी स्टार्ट हुआ है, आई थिंक दिस इज अ राइट मूव, और इसको अगर हम और एम्फोसिस करें, स्ट्रॉन्ग करें, तो जो हमारा डिसीजन है वो कोर्ट में जल्दी आने लगे तो इस डेफिनेटली एक डर आना स्टार्ट होगा, और जो ऑलरेडी एक हवा स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले जब मैं बचपन में थी मैंने कभी नहीं देखा कि मिनिस्टर्स जेल में गए हैं, लेकिन आज की तारीख में हम देखें इंडिया में कितने मिनिस्टर्स जेल में पड़े हैं। और साथ में जैसे आपने बोला कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं डराया जाता है, धमकाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके साथ में ये भी बात है कि वो जो उनको डराया गया है, धमकाया गया है, वो इंफॉर्मेशन भी पब्लिक तक पहुंचती है, क्योंकि आज की डेट में वो माध्यम अवेलेबल हैं। आई विल नॉट से कि वो सारी चीजें इरेडिकेट हो गई हैं, लेकिन एक जो बदलाव की हवा है वो ऑलरेडी इट इज देयर इन इंडिया। और इसी तरीके से अगर हम चलते रहे, इसकी हमें सिर्फ स्पीड हमें बढ़ानी होगी। वही मुझे लगता है, जो चाहे वो डिसीजन को लेके हो या इंफॉर्मेशन को राइट तरीके से पहुंचाने की हो, या जो हम अपने यूथ को नेविगेट करें प्रॉपरली, उनको गलत और सही में पहचान कराना स्टार्ट करें, बजाय उसके कि हम अपना जो थॉट है उनके ऊपर थोपें या उनको हम एक नोशन क्रिएट करके दें। वो नहीं करें, उनको कोई भी सिचुएशन है उसको एनालाइज करने का तरीका बताएं। तो वो मुझे लगता है कि यही कुछ तरीके मेरी नजर में है कि जिनसे हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका राइट इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। तो आज एक पूरा प्रिंटर पैनलिस्ट थी जिसपे हम लोग एक संविधान के बारे में बात कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। लोगों को संवैधानिक और जो अधिकार है वो पता होना चाहिए। आज एजुकेशनिस्ट भी थे हमारे साथ, एडवोकेट थे, और जो डे टू डे में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कुछ वीकनेस है, कहीं कुछ कमियां हैं, लेकिन कहीं बदलाव भी हो रही है। तो नए भारत में आज के दिन से सब लोग प्रण करें कि कुछ अब हम, यदि आज मुझे कोई अधिकार पता है तो चार अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को बताएं, और कहीं ना कहीं ये बदलाव जो आ रही है, एक नया भारत बनने की तरफ जा रहे हैं, तो साथ एक नए भारत, एक नए विश्व गुरु बनने के रास्ते में है। हो सकता है कि जो कुछ कमियां हो अब आने वाले समय में वो सारी कमियां दूर हो। आप सबका धन्यवाद, और नेक्स्ट उसमें हम एक चर्चा में आएंगे जिसमें हम सिर्फ एजुकेशन और नए पॉलिसी की बात करने वाले हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील शुक्ला जी। थैंक यू। यू।